आप भगत सिंह को कैसे जानते हैं? एक अच्छे राइटर के तौर पर, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो अपने समय में नीची जाति के लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, या उस घटना के लिए जहां उन्होंने ब्रिटिश असेंबली में बम फोड़ा और एक ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सैंडर को जान से मार दिया। अब इस बात के मैक्सिमम चांस हैं कि आप उन्हें इस तीसरे कारण की वजह से ही जानते होंगे, क्योंकि इसी घटना के बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। हमारे हाथ खोल दिए जाएं, हम एक दूसरे के गले मिलना चाहते हैं। इसके बारे में भले ही हमारे स्कूल और कॉलेजेस में कई बार बताया गया है कि भले ही ये तीनों लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, पर जो काम भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में अपने साथियों के साथ किया वो इतना आसान नहीं था। और इसलिए आज जब हम उनकी इमेज अपने दिमाग में बनाते हैं तो उनकी उस इमेज के साथ उनकी पर्सनालिटी को बहादुर, निडर और एग्रेसिव जैसे शब्दों से जोड़ते हैं। पर क्या भगत सिंह को हम मात्र उनके इस किए गए 2 कामों की वजह से ही जानते हैं, या उनसे जुड़ा कोई और किस्सा भी है जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है? बिल्कुल है, और उसी के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जिसके मेनली 2 कारण हैं। पहला कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमें कभी भी उनके बारे में ठीक से हमारे स्कूल और कॉलेजेस में बताया नहीं गया, और दूसरा कि आज़ादी से पहले जहाँ लोग सिर्फ आज़ादी की ही मांग कर रहे थे, वहीं भगत सिंह को आज़ादी के बाद आने वाले खतरों का भी डर था। और भगत सिंह के उसी डर के बारे में मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। भगत सिंह से जुड़े कई किस्से आपने अपनी स्कूल की बुक्स या उन पर बनी मूवीज़ में देखा होगा, जो हमें ये बताती हैं कि वो कितने बड़े फ्रीडम फाइटर थे। पर उनके साथी और उनके साथ रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग वो कभी भी एक फ्रीडम फाइटर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि बंदूक से ज़्यादा उन्हें किताब पढ़ने और लिखने में इंटरेस्ट था। कई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनके टीचर और उनके दोस्त भगत सिंह को हमेशा किसी न किसी किताब के साथ देखा करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग भगत सिंह ने अपनी कॉलेज लाइफ में ही 200 से ज़्यादा किताबें पढ़ी थीं, और लगभग 300 से ज़्यादा किताबें उन्होंने जेल में रहकर पढ़ी थीं। और जब एक सोल्जर उन्हें फांसी के लिए बुलाने गया तब भी वो एक बुक पढ़ रहे थे। रुकिए मिस्टर मैकिनली, एक क्रांतिकारी की दूसरी क्रांतिकारी से मुलाकात हो रही है। भगत सिंह के भतीजे जगमोहन सिंह ने बताया कि जब वो ब्रिटिश असेंबली में बम फोड़ने की प्लानिंग आगरा में कर रहे थे, तब वहाँ भी उन्होंने 175 बुक्स की एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई थी। उनके दोस्तों ने बताया कि भगत सिंह कई किताबें पढ़ते, उसका नोट्स बनाते और फिर अपने दोस्तों से उस पर डिस्कस भी करते। पर ये किताबें किसी नॉर्मली स्कूल से रिलेटेड नहीं होती थी, बल्कि ये किताबें उन्हें उस समय के मीडिया, कट्टरपंथी राजनीति और उन नीचे जाति के लोगों के बारे में बताती थी जिन्हें ऊंच जाति के लोग अक्सर दबाया करते थे। भगत सिंह ने मात्र 16 साल की उम्र में कृति मैगजीन में अनटचेबिलिटी को लेकर एक लेख भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊंच जाति को यह महसूस करना चाहिए कि जीवन में उनकी खुद की स्थिति बेहतर तब तक नहीं हो सकती जब तक वो नीची जाति के लोगों को हीन मानना या उन्हें पैरों के नीचे दबाने में लगे रहेंगे। भगत सिंह का ये मानना था कि अगर इन सारे नीचे जाति के लोग अशुद्ध और गरीब हैं तो क्या सारे ही गरीब अशुद्ध माने जाएंगे? उनकी ये लेख हमें बताती है कि जहाँ ज़्यादातर लोग उस समय भारत की आज़ादी पर सिर्फ ध्यान दे रहे थे, वहीं एक सच ये भी था कि इन लोअर ग्रेड लोगों के बारे में कोई बात ही नहीं करता। और अगर उनके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा तो उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फिर ये देश ब्रिटिश गवर्नमेंट चला रही है या इंडियन गवर्नमेंट। भगत सिंह ने इसे लेकर यह भी लिखा था कि अगर ऊंची जाति के लोग नीची जाति के लोगों के साथ मवेशियों जैसा बर्ताव करेंगे तो नीची जाति के लोग उन धर्म में शामिल हो जाएंगे जहां उनको उनका अधिकार मिलेगा। यानी भगत सिंह इस बात को जानते थे कि भारत को आज़ादी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, पर ये छुआछूत और ऊंच नीच जैसी चीज़ें आज नहीं तो कल भारत को ले डूबेंगी। और ये चीज़ हम अपने लोकल सोसाइटी में भी देख सकते हैं, जहाँ कुछ लोग या पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को ही फेवर करती हैं। भगत सिंह ने अनटचेबिलिटी और जात पात के अलावा अपने किए गए कामों के बारे में भी लिखा है, जहां उन्होंने अपने किए गए कामों के लिए 2 बार हथियार उठाया था। लेकिन हथियार को लेकर उनका ये कहना था कि बम और पिस्टल से क्रांति नहीं करते, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। भगत सिंह ने पहली बार हथियार ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स स्कॉट को मारने के लिए उठाया था, क्योंकि उन्होंने ही लाला लाजपत राय की जान ली थी, पर गलती से उन्होंने जेम्स सॉन्डर्स को गोली मार दी। लेकिन सैंडर्स को मारने के बाद उन्होंने अपने साथियों संग बनाई भारतीय क्रांतिकारी संगठन यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की हेल्प से देश की जनता तक अपना ये मैसेज पहुंचाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें खेद है कि हमने एक आदमी को जान से मार दिया, लेकिन वह आदमी एक क्रूर, बेईमान और एक अन्यायपूर्ण शासन से जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हमने उसे मारना ज़रूरी समझा। भगत सिंह किसी की जान लेना नहीं चाहते थे, जिसका सबसे बड़ा सबूत उन्होंने ब्रिटिश असेंबली में फेंके गए बम से दिया, जिसमें किसी की जान नहीं गई।
बल्कि ये काम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपनी आवाज़ को ब्रिटिश असेंबली तक पहुंचाना चाहते थे। इस घटना के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पूरी कोशिश की कि उन्हें एक आतंकवादी करार घोषित कर दिया जाए, जिसे लेकर 2 फरवरी 1931 को उन्होंने अपनी द्वारा लिखी आखिरी लेख में ये लिखा, जाहिर तौर पर मैंने आतंकवादी के रूप में काम किया है, पर मैं अपनी पूरी ताकत से ये घोषणा करता हूँ कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ और ना कभी था, सिवाय अपने क्रांतिकारी करियर के। भगत सिंह अपनी लेख के अलावा अपनी विचारधारा को भी इम्पोर्टेंस दिया करते थे और उनकी वही विचारधारा उन्हें दूसरे फ्रीडम फाइटर से अलग बनाती थी। भगत सिंह की 3 मेन विचारधाराएं थीं, सोशलिज्म यानी समाजवाद, ह्यूमनिज्म यानी मानववाद और नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे राइटर से काफ़ी एग्री करते थे और वो ये बात समझ चुके थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम के बीच के तनाव को बढ़ाकर या उन्हें आपस में लड़वाकर उन पर राज करना चाहती थी, जिसे ख़त्म करने के लिए उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना। इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी दाढ़ी हटाकर की, जो कि उनके ही धर्म के खिलाफ था, क्योंकि वो खुद को किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि उनकी आवाज़ सभी लोगों तक पहुँचे, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जात से हो। और उनकी यही सोच उनकी दूसरी विचारधारा ह्यूमनिज्म के बारे में भी बताती है। अपनी तीसरी विचारधारा नेशनलिज्म को लेकर भगत सिंह का ये मानना था कि ये पूरी पृथ्वी एक परिवार है। 15 और 22 नवंबर 1924 में लिखी अपने निबंध में उन्होंने ये कहा था कि वो दिन कितना सुहाना होगा जब सारी दुनिया एक हो जाएगी और दुनिया का हर एक आदमी दिल से शांति से रहने की सोचेगा, और उस दिन किसी भी भूखे को भोजन के लिए चिल्लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आज के टाइम जैसी कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, कुछ वैसा ही कंडीशन भगत सिंह के टाइम फ्रांस और जर्मनी के बीच और अमेरिका और जापान के बीच था, जिसे लेकर भगत सिंह ने यह लिखा था कि जब दुनिया में शांति होगी और ये चारों देश दुनिया में मौजूद होंगे, तब वो एक दूसरे के साथ व्यापार के नाम पर भयानक युद्ध नहीं करेंगे। वर्ल्ड में ब्रिटिशर भी होंगे और इंडियंस भी होंगे और कोई भी किसी का राजा या नौकर नहीं होगा। लेकिन उस समय की वो कंडीशन देखकर आखिर कौन ही विश्वास करता कि ये चारों कंट्रीज आपस में लड़ना बंद कर देंगी। भगत सिंह ने यह भी लिखा था कि दुनिया में ऐसा दिन लाने के लिए हमें समानता यानी इक्वलिटी लाने की ज़रूरत है, और उस जगह अपनी विचारधारा को भी फैलाना होगा जहाँ के लोग सत्ता के लालच में अंधे हो गए हैं या जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं। आज के टाइम हम भगत सिंह को याद तो करते हैं या उनसे जुड़ी चीज़ों की इज्जत भी करते हैं, पर भगत सिंह का वो डर जिसके होने का उन्हें सबसे ज़्यादा डर था, वो चीज़ भी हमें हर जगह दिखाई देती है। आज हमारे देश के ऑलमोस्ट सभी स्टेट में जाति धर्म से जुड़े किस्से हमें देखने को मिलते हैं, और वो पावरफुल लोग जिन्हें इन्हें रोकना चाहिए वो सत्ता के लालच में अंधे हो चुके हैं। पर वहीं उनकी एक उम्मीद जिसमें वो जर्मनी और फ्रांस के बीच की दुश्मनी को ख़त्म होते देख रहे थे, वो भी आज सच हुई है कि दोनों देश आज बिना किसी विवाद के एक दूसरे के साथ रहते हैं और व्यापार भी करते हैं। तो अब बारी इंडिया और पाकिस्तान की भी है कि उनके बीच भी कुछ ऐसा हो जिससे ये दोनों कंट्रीज़ आपस में मिलजुल कर साथ रह सकें। हालांकि आज की मौजूदा कंडीशन देखकर ये कहना इम्पॉसिबल है कि शायद हमें फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा देखने को मिले, पर फिर भी इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही डीप रिसर्चेबल वीडियोस और लाते रहें।